नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। बस्तर की सीट पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और इन सभी सीटों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। 2024 में सरकार बनाने के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज सुबह से बड़ी कवरेज पर लगातार बना हुआ है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा पर आज वोट डाले जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर पर वोटिंग हो रही है। एक बहुत बड़ा दिन है। पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है। वोटिंग का दौर जारी है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं। आज तक जितना वोट पे नहीं जीता उतना वोट में मैं जीतूंगा। 7 बजे से मतदान हो रहा है। मैसेज है कहीं ना कहीं उन मतदाताओं के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। बारां की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 7 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होने वाला है। बस कुछ वक्त का इंतजार और वोटिंग खत्म हो जाएगी। बस्तर और बालाघाट के कुछ पोलिंग बूथों पर वोटिंग खत्म हो भी चुकी है। दरअसल संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से वोटिंग जल्द खत्म की गई। मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत भी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और सभी सीटों पर एक एक करके विस्तार से बातचीत होगी। समीकरणों को समझने की कोशिश हम करेंगे। वोटिंग के पल पल की अपडेट को लेकर भी चर्चा हम करेंगे। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का जब भी जिक्र आता है तो जहन में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ की तस्वीर उभरने लगती है। वजह भी है, चाहे आपातकाल के बाद वाला चुनाव हो, चाहे राम मंदिर आंदोलन की लहर रही हो या 2014 और 2019 में मोदी के नाम की लहर रही हो, यहां की जनता टस से मस नहीं हुई। यहां पर कांग्रेस मजबूती से चट्टान बनकर खड़ी हुई है। छिंदवाड़ा पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, वहां पहले आपको लिए चलते हैं। एक फूल के मन में भी क्या कामना आ सकती है? वो सुकुमार फूल की भावनाओं के माध्यम से उस समय जब देश गुलाम है, अंग्रेजों का सूर्य अस्त नहीं होता है और ऐसे समय में, इतने कठिन समय में भी आपने जान की बाजी आगे लगाकर जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, वो पूरे अपने नर्मदापुरम को गौरवान्वित करते हैं। आप सबको बधाई देता हूं। इतने सुयोग्य साहित्यकार हमारे बीच में हुए और ऐसे एक नहीं अनेक सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए घूमते अनमने जंगल। क्या भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है, क्या आपका जंगल और क्या जंगल के अंदर मंगल हो रहा है। बड़े बड़े टाइगर भी आ गए, जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकार है। गया जमाना पुराने समय का हमारे लिए। आप कभी कल्पना करो, भारत माता का चित्र लगाओ सामने और भारत माता के चित्र में भगवा झंडा लिए भारत माता, अगर वो भगवा ध्वज को लेकर के खड़ी है, पीछे भारत का नक्शा है जिसमें 3 तरफ से भारत मां के चरण पखारने के लिए समुद्र उनके चरण पखार रहा है और शीश मुकुट हमारा कश्मीर जगमगा रहा है और मां के पीछे बब्बर शेर खड़ा है। बब्बर शेर, पहले लोगों को लगता था कि ये बब्बर शेर का कहां दिख रहा है, लेकिन अब खुली आंखों से देख लो, 56 इंच वाला बब्बर शेर खड़ा है हमारे इस देश की भारत माता के पीछे। और ये ताली में मजा नहीं आया बब्बर शेर के लिए, तो जोरदार ताली आना चाहिए। संयोग ऐसा है कि मोदी जी जहां से आते हैं, हमारे यहाँ जो टाइगर है वो बब्बर शेर सारे गुजरात में ही मिलते हैं, उन्हें तालियां बजाई। हमको लगा कि हमने अपने जीवन में
कुछ अच्छा किया, कुछ पुण्य किया, कुछ हमारे परमात्मा ने यश दिया, मां नर्मदा का आशीर्वाद मिला कि ये स्वर्णिम समय हमारे सामने चल रहा है। हम याद करते हैं भगवान राम का काल, जब राम राज्य होता था, भगवान कृष्ण का काल, जहां कंस का मान मर्दन करके भगवान कृष्ण ने दुनिया में भारत का डंका बजाया था। काल के प्रवाह में विक्रमादित्य, सम्राट अशोक, राजा भोज, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन दुर्भाग्य से यही 2013 के तक, 2003 से 13 के बीच, या अपनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, जिनके समय में इस देशवासियों के गांव-गांव ने पहली बार प्रधानमंत्री सड़क किसको कहते, गांव के अंदर भी सड़क की सौगात दी। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और बिना ब्याज का पैसा, किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो सौगात दी है, सच्चे अर्थों में भारत अपने गांवों में बसता है और गांवों में बसने वाले ग्रामीण जनों के साथ अगर उनकी जिंदगी बदल जाएगी तो देश अपने आप बदल जाए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जब उनने सड़क देने गए तो तब भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये अटल जी गलती कर रहे हैं। गांव में तो बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी। वाह रे बाबा वाह, वारी कांग्रेस, ऐसे भाग्य हमारे। ना तुमको पहले अकल थी, ना बोलते टाइम उस समय अकल थी। अरे गांव में बैलगाड़ी चलती, सड़क नहीं बनेगी, कैसे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। भैया कांग्रेस का मुद्दा ही है, वो जो कहते हैं उनको खुद को ही नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। कांग्रेस का अपना भाग्य, जब भी बात करते उल्टी करते, उनको समझ में नहीं आता। और केवल वोट देने के लिए, लोगों को डराने के लिए लगातार एक के बाद एक, मैं आज आया, मेरे मुस्लिम बंधुओं ने भी खूब स्वागत किया, लगातार स्वागत किया, जोरदार ताली बजाओ मुस्लिम बंधुओं के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जब वो प्रधानमंत्री बनने जा रहा तब भी कितनी सारी बात करते थे, अरे मोदी को बनाओगे, मोदी को, पूरे देश में आग लग जाएगी, मुस्लिमों को भारत छोड़ना पड़ जाएगा, क्या क्या नहीं बोलते थे। ये भैया 10 साल हो गए, कोई पूरे देश में एक जगह भी कोई पत्थर भी गिरा किसी का बुरा हुआ क्या। अरे इसी सप्ताह में रामनवमी भी मनी और ईद भी मनी धूमधाम से। ये मोदी का भारत है और ये भारत हमारा है। हमारे इस देश के अंदर केवल कांग्रेस ने डरा डरा के झूठ बोल कर लगातार आपस में लड़ाने के लिए, लड़ाने का तरीका कैसा, अरे राम मंदिर बन जाएगा तो हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हो जाएगा। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूं, हमारे राम मंदिर के मामले में 5-5 सरकारें गिराने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो इस कांग्रेस के माथे पे, जो पटवारी सहित सब सरकारें गिरेंगी। हमारी सरकारों ने क्या बिगाड़ा। अयोध्या के अंदर भगवान राम के मामले में गलती तुम करोगे। इतना बड़ा देश, कोई मुस्लिम बंधुओं ने आंदोलन करके ये नहीं कहा था कि वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को जाग करके डराने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस के शासनकाल में जितने कर्फ्यू लगे, नगरों में आग लगी, दंगे हुए, ऐसे कभी भाजपा के शासनकाल में संभव ही नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस देश के अंदर मुस्लिम भी सुरक्षित रहेंगे और हिंदू भी सम्मान के साथ जय जय श्री राम बोलेंगे। बोला जय जय श्री राम। हम क्या मना कर रहे हैं। अरे राम रस्थान 300, 400, 500 साल पहले से हमारी परंपरा रही। हमारे यहाँ कोई झंझट नहीं था। देश की आजादी के समय तो कांग्रेस के ही माथे पे कलंक है, जिनने देश का बंटवारा कराया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कराया। तब जनसंघ भी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, जनता पार्टी भी नहीं थी, कांग्रेस तो थी। कांग्रेस के बोए बीज के कारण से देश का बंटवारा हुआ। हमारा पंजाब आधा वहां चला गया, पंजाब 5 रणनीति का था, 3 बची, 2 पाकिस्तान में है। और वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा 370 लगा करके, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 4 साल पहले
ये कांग्रेस के नेताओं ने गले फाड़ फाड़ के चिल्लाया था 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां। अरे भैया खून की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस को जमकर घेरा, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। हम लौटेंगे और बात हम छिंदवाड़ा की कर रहे थे। छिंदवाड़ा का नाम आते ही जहन में कमलनाथ की तस्वीर आ जाती है और वह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमलनाथ ने वहां पर इतना विकास किया कि लोग भी मानते हैं और पूरे देश में छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा होती है। छिंदवाड़ा का राजनीतिक समीकरण क्या है, सीट का, इस लोकसभा सीट का समीकरण क्या है, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश हम करते हैं। तो देखिए, साल 2019 में बीजेपी 28 सीट पर जीत मिली। बीजेपी को यहां पर एकमात्र सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस जीती थी। जी हां, मात्र एक सीट थी कांग्रेस के पास। कमलनाथ 9 बार सांसद यहां से रह चुके हैं और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब रही, लेकिन छिंदवाड़ा सीट को कांग्रेस से नहीं छीन पाई बीजेपी। कमलनाथ 9 बार सांसद चुने गए। उनकी पत्नी अलकनाथ एक बार साल 1996 में और उनके बेटे नकुलनाथ 2019 में यहां से पहली बार चुनाव जीते हैं। तो ये सियासी समीकरण आपने देखा। छिंदवाड़ा का मतलब नाथ परिवार का दबदबा यहां लगातार बना ही रहता है। इस बार कांग्रेस ने एक बार फिर से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पर भरोसा जताया है। चुनावी मैदान में नकुलनाथ को यहां से उतारा है। तो कमलनाथ को अभी भी भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता पर जिस तरह पिछले 44 सालों से छिंदवाड़ा की जनता ने उनका साथ दिया, वो जनता आगे भी और इस बार भी उनका साथ देती रहेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे थे कमलनाथ। हाँ, मुझे छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है। हाँ, वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। तो सुना आपने किस तरीके से कमलनाथ कह रहे हैं कि सच्चाई का साथ देगी छिंदवाड़ा की जनता। बीजेपी ने इस बार छिंदवाड़ा जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पहले चरण की वोटिंग के बीच छिंदवाड़ा में ही बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। 19 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल होने वाले छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके का पार्टी से मोह भंग हो गया। अब वे जनता से नकुलनाथ को जिताने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने इसका बाकायदा वीडियो जारी भी किया है। बीजेपी छोड़ने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके अभी हमारे साथ में है। बहुत कम उम्र में ये छिंदवाड़ा के महापौर बने थे और इनका ऐसा मानना है कि कमलनाथ जी की कृपा से ही ये महापौर बने। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि ये लगभग 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में गए। तब भारतीय जनता पार्टी में जाना मजबूरी थी या अब कांग्रेस में वापसी मजबूरी है? देखिए, उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि हमारे नगर निगम के 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में मेरे से पूर्व में ज्वाइन हो चुके हैं। हमारी छिंदवाड़ा की नगर निगम की परिषद अल्पमत में आ गई और कहीं ना कहीं उस समय ऐसा लग रहा था कि महापौर के पद पर किसी प्रकार की कोई दुविधा आ सकती है और पद भी जा सकता है और एक अतिरिक्त चुनाव छिंदवाड़ा की जनता को बीच में झेलना पड़ेगा और छिंदवाड़ा में विकास कार्य की अभी गति रुकी हुई थी। इन सब कारणों को लेकर मैं गया था, लेकिन जब मैंने निर्णय लिया और उसके बाद देखा कि अंदर से चीज़ें जो अंतरात्मा है वो कह रही थी कि यार जिसकी वजह से आप महापौर बने हो, जिसने कैटर से लेकर मेयर तक आपको सफ़र किया है और आज ऐसी परिस्थिति में आप अगर उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो आपके अंदर इंसानियत जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि पद भी जाने का डर था? हाँ, निश्चित तौर पर था और अभी भी हो सकता है आने वाले भविष्य में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों, लेकिन किसी ने आपके लिए अगर जीवन में कुछ अच्छा किया है तो आपको लौटाना चाहिए, ऐसी मानवता कहती है, इंसानियत कहती है और आज मैं वही कर रहा हूँ। तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी आपके ऊपर विश्वास करें कि अब आप नहीं डगमगाएंगे? अब चूँकि गलती मेरे से हुई है और अब वो मुझे किस नज़रिए से देखते हैं वो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन मैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के प्रति हमेशा लॉयल था और लॉयल रहूँगा।
तो ये है महापौर छिंदवाड़ा जो कि कह रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसे निर्मित हुई और 14 पार्षद पहले ही भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे और अविश्वास की पूरी संभावना थी, छिंदवाड़ा की विकास की गति धीमी पड़ जाती और इन सब चीज़ों की चिंता की। लेकिन फिर मुझे इस बात का ख्याल आया कि कमलनाथ जी ने जिनने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया है और मैं थैंकलेस हूं अगर उनके साथ इस वक्त चुनाव में नहीं खड़ा हूं, इसलिए वापस आए हैं। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी सभी इनकी बात जरूर नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर उनसे एक बार मिलने के लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। तो महापौर विक्रम अहाके को आप सुन रहे थे। ऐसे कई पहलुओं को छिंदवाड़ा ने देखा है। छिंदवाड़ा के इतिहास, सियासत को हम समझेंगे। उसे समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी। ब्रजेश जी, आपसे ही समझना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, कमलनाथ का गढ़ है, आखिर क्यों है ऐसा? देखिए, दो तीन बातें हैं जो जनता तो बहुत, छिंदवाड़ा सीट पे इतनी चर्चा हो चुकी है, तकरीबन रोज ही चर्चा हो रही है। जनता जानती है कि छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के पूरे परिवार का 44 साल से कब्जा है और जब वो वोट डालने आए थे तो उस दृश्य को भी देखना कि उसमें वोट डालने वो आए थे, उनकी पत्नी आई थी अलकानाथ, उनका बेटा आया था नकुलनाथ, और ये तीनों लोग छिंदवाड़ा के सांसद रह चुके हैं। नकुलनाथ दूसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से, उनकी पत्नी एक बार लड़ चुकी हैं, अलकानाथ चुनाव लड़ चुकी हैं, वो भी यहाँ सांसद रह चुके हैं। कमलनाथ तो लंबे समय से सांसद हैं ही। तो कमलनाथ का इस छिंदवाड़ा सीट से बड़ा गजब रिश्ता रहा है और जिसके चलते उन्होंने वहाँ पे काफ़ी काम करवाया है। छिंदवाड़ा सीट जो है वो महाराष्ट्र से लगी हुई सीट है, तो महाराष्ट्र के विकास की जो हवा है थोड़ी बहुत उस तरफ भी बहती, मगर कमलनाथ का विशेष अनुराग है अपनी सीट को लेकर और हर सारे काम, हर सारे प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा से शुरू होते हैं। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो जनता के लोग जिसके बारे में समझ नहीं रहे और जो हम चूँकि पत्रकार हैं लंबे समय से देखते हैं, उसको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात है कि छिंदवाड़ा सीट पे सब एक ही बार कमलनाथ का परिवार का कब्जा हटा था, वो है सुंदरलाल पटवार ने जब 96 में अलकानाथ वहाँ से, जब कमलनाथ को हवाला कांड में उनको टिकट नहीं मिली थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दे दिया था। पत्नी को टिकट देने के बाद फिर जब उनका बंगला रिटेन नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपनी उनको इस्तीफा दिलवा के खुद चुनाव लड़ा था। एक बाई इलेक्शन हो गया था, बाई इलेक्शन में बीजेपी ने सुंदरलाल पटवा को उतार दिया था 97 में, और मैं उस समय भी कवरेज के लिए वहाँ था, मैं कवरेज के लिए गया था। तो मैं देखा था कि सुंदरलाल पटवा ने बहुत आराम से, दिन भर में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करते थे। कमलनाथ को लगता था उनका इलाका है, जनता उनकी है, सब कुछ आसानी से जीत जाएंगे, मगर उन्होंने, सुंदरलाल पटवा ने सिर्फ यही बात कही कि बिना मुद्दे का चुनाव है, इसलिए चुनाव में कोई वजह नहीं है चुनाव होने की, चुनाव लाद दिया गया है। और जनता ने पटवा जी की बात मानी और पटवा जी वहाँ एक बार सांसद बन के उन्होंने हराया। एक बात और नई बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जिस बंटी साहू हैं, बंटी साहू लगातार तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। 2 चुनाव वो हार चुके हैं। पहला चुनाव उन्होंने जब 2018 में जब सरकार बनी थी तो उस सरकार में दीपक सक्सेना वहाँ से वो विधायक थे। दीपक जब सरकार बन गई तो कमलनाथ को वहाँ से, चूंकि फिर बाई इलेक्शन हुआ और दीपक सक्सेना की जगह कमलनाथ चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने, तो फिर जो बाई इलेक्शन हुआ तो वहाँ बंटी साहू को लड़ाया गया, कमलनाथ ने उनको हराया। ब्रजेश जी, बार बार ये बात होती है, बार बार ये जिक्र होता है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बहुत कुछ काम किया है, दिखता भी है, लेकिन इस बार वो और उनका परिवार भी भावनात्मक अपील करते हुए नजर आए हैं कि मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। मतलब उन्होंने बताया है कि मैंने कितना किया है और भावनात्मक अपील भी करते हुए आए कि 44 साल का रिश्ता है। इसके पीछे क्या संदेश है कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी कमलनाथ को भावनात्मक इमोशनल अपील करने की छिंदवाड़ा की जनता से? नहीं, देखो, एक बात तो हम सबको मानना पड़ेगी कि छिंदवाड़ा बाकी सारी लोकसभा सीटों से एकदम अलग है। कमलनाथ का काम वहाँ दिखता है, वहाँ सारे बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। कमलनाथ चारों तरफ से सड़क से, बाईपास से और हाईवे से जुड़ा हुआ है। वो एक छोटा सा जिला, एक बहुत विस्तृत, एक बड़े कस्बे और बड़े बड़े शहर के रूप में वहाँ दिखता है। तो कमलनाथ ने वहाँ काम काफ़ी करवाया क्योंकि वो लंबे लंबे पदों पे रहे और उनको जानने वाले कहते थे, जो भी प्रोजेक्ट आता था तो वो यही कहते थे, इस प्रोजेक्ट को तभी मंजूर करूँगा जब वो छिंदवाड़ा में उसका फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से फ़ायदा वहाँ पहुँचाने की बात है। दूसरी बात, अब चूँकि बीजेपी ने जब तय कर लिया कि 29 सीटें जीतनी हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोड़ा सिर्फ छिंदवाड़ा सीट बची है, तो बीजेपी ने अब पूरी स्ट्रेटजी के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है बीजेपी, और उसके लिए उन्होंने पूरे अपने घोड़े वहाँ दौड़ा दिए हैं। तो अब कमलनाथ को लग रहा है कि वाकई यदि लहर मोदी की है और फिर उनको जीतना बड़ा मुश्किल हुआ, तो एक बड़े नेता के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि भावनात्मक अपील करे अपनी जनता से कि उस परिवार, वो कह भी रहे हैं मैंने अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा सब लुटा दिया, तो एक भावनात्मक अपील है अपनी सीट को बचाने की। मगर इस भावनात्मक अपील का असर कितना छिंदवाड़ा की जनता पे होगा ये देखना बाकी है, देखना होगा। और 4 जून को साफ हो जाएगा।
और एक चीज और बता दूं कि इन सीटों में सब पिछले जो 28 सीटें थी, 29 सीटें हैं, उनमें सबसे कम जीत का अंतर पिछली बार छिंदवाड़ा ही थी, सिर्फ 32,000 वोटों से ये जीते बहुत महत्वपूर्ण बात ब्रजेश जी आप बता रहे हैं कि सबसे कम अंतर से सीट जो जीती गई थी कांग्रेस की तरफ से वो छिंदवाड़ा थी। मैं लौटूंगा ब्रजेश जी आपके पास। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंचल शुक्ला हैं छिंदवाड़ा से, आदर्श लखनऊ से, संजय ठाकुर बस्तर से हैं, अनमोल तिवारी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। अंचल में सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, छिंदवाड़ा का ही जिक्र हम कर रहे हैं, हॉट सीट है, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, दिन भर से आप वहां पर हैं, मैं तो कह रहा हूं 2 दिन से आप वहां पर हैं, सब कुछ आपने वहां पर देख लिया। चुनाव से पहले, चुनाव के वक्त क्या कुछ लग रहा है, कैसा माहौल है छिंदवाड़ा का? अंचल जरा बताएं हमारे दर्शकों को। सुमित, मैं 2 मिनट का वक्त लूंगा, सारा सिनेरियो आपको समझाऊंगा। जी। आप देखिए, उस नेता के को हराना या उसके किले को ढहाना मुश्किल हो जाता है जिसने काम किया हो, एक रोल मॉडल तैयार किया हो, जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा बन गया हो। विंध्य देश के मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को अगर देखा जाए, अगर हम विंध्य की बात करें, महाकौशल की बात करें, ग्वालियर की बात करें, चंबल की बात करें, तो आप यहां पर ये जरूर पाएंगे कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी बड़े राजनेताओं के बीच में रही है। मैं विंध्य से आता हूं, अगर विंध्य की ही हम बात करें तो कुंवर अर्जुन सिंह, पंडित श्रीनिवास तिवारी जैसे इतने बड़े नाम रहे कि चाहते तो विकास की गंगा वहां बहा सकते थे, और वो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसका कारण है कि 5वीं बार, 4थी बार, 3री बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पर जीत पा रहा है। वही हाल छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में 1 मैन शो रहे हैं हमेशा कमलनाथ ने यहां पर विकास की जो गंगा बहाई है वो यहां पर दिखाई देती है, और यही वजह है कि कमलनाथ के किले को ढहाने में भारतीय जनता पार्टी को गढ़ बचाने में पूरी ताकत कमलनाथ ने लगा दी है, और इस गढ़ को किले को भेजने में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। माफी के साथ रुक रहा हूं अंचल, आपको मैं लौटूंगा। संजय का रुख कर लेते हैं बस्तर का, जहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। संजय, क्या कुछ माहौल आपने देखा पूरी वोटिंग के दौरान बस्तर में? संजय, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है क्या? के अंदरूनी इलाकों में वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। अब जो ये 5 बजे तक का समय था जो जगदलपुर के शहरी इलाकों में था, ठीक है। तो संजय इसके अलावा जो पोलिंग पार्टीज थी, जो काफी अंदरूनी इलाके थे, जो अति संवेदनशील क्षेत्र थे, इन इलाकों से पोलिंग पार्टीज के वापिस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। और बस्तर में लंबे समय से रिपोर्टिंग करते हुए मैंने ये देखा है कि सबसे क्रूशियल समय यही होता है, यही वो वक्त है जब नक्सली इन्हें अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि जवान लगातार यहाँ ड्यूटी करते हुए थक जाते हैं और ऐसे समय में नक्सलियों के लिए वो आसान निशाना होते हैं। और एक जो खास बात अभी जो मेरे सुकमा के संवाददाता ने मुझे जो बताई कि पुअर्ती, जो हिड़मा का गांव है, मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा का गांव पुअर्ती, उस गांव में भी 33 वोट डले हैं। सिलगेर जो वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, वहां पोलिंग बूथ बनाया गया था, लेकिन पुअर्ती गांव के लोग अब बुलेट पर बैलेट भारी पड़ता हुआ नजर आया है संक्षिप्त में। संजय, वो गांव जो है, उस गांव से 33 लोगों ने वोट डाला है। ये इतिहास में पहली बार है कि पुअर्ती गांव के लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो इस बार बस्तर की तस्वीर कुछ बदली हुई है। सुकून की बात यह है कि इस पूरे चुनाव के दौरान किसी भी तरह का नक्सल घटना या नक्सल उत्पात जो है वो देखने को नहीं मिला। सुकून भरी खबर हमें संजय दे रहे थे कि कोई भी घटना यहां पर घटित नहीं हुई है। जगदलपुर में क्या कुछ माहौल था वो हम जानेंगे। अनमोल हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। अनमोल, क्या कुछ देखा आपने पूरी वोटिंग प्रक्रिया के दौरान? जैसा कि दंतेवाड़ा से संजय कह रहे हैं कि कोई भी घटना नहीं हुई है, बड़ी राहत की खबर और सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। जगदलपुर में कैसा माहौल था अनमोल? देखिए सुमित, जगदलपुर चूंकि एक शहरी इलाका है तो यहाँ पर भी लोग जो है पहले से ही सक्रिय थे मतदान को लेकर के। सुबह का वक्त था, सुबह से लेकर के अभी जब शाम के 5 बजे तब यहाँ पर जो है मतदान खत्म हुई है, तो लोग आखिरी समय तक जो है यहाँ मतदान केंद्र पर नजर आ रहे थे। कुछ छिटपुट लोग जो बचे हुए थे वो आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हा जो 1-2 मिनट का होता है उसमें उन्होंने मतदान किया। काफी लोग आए, तरह तरह के लोग आए, अलग अलग रंग जो है हम देखने को मिला। हमें कोई गाना गाकर जो है संदेश दे रहा था कि वोट कीजिए,
करें तो कोई हल्बी भाषा जो यहाँ पर ज़्यादातर बोली जाती है जगदलपुर के इलाके में, जो आदिवासी बोलते हैं, उस भाषा में भी अपील कर रहे थे। तो इस तरीके के रंग दिखे हैं। सिर्फ वोटिंग तो हुई है, लेकिन उसके साथ यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है इस मतदान में जो है शामिल हुए हैं। तो इस तरीके के रंग देखने को मिले हैं सुमित। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जगदलपुर जो शहरी इलाका है, ये बहुत ही खास था यहाँ वोटिंग, क्योंकि यहाँ जितने भी शहरी इलाके में मतदान केंद्र बनाए गए थे, यहाँ महिला कर्मचारियों को वोटिंग की ड्यूटी में लगाई गई थी। यह पहली बार हुआ है बस्तर में कि कहीं पर ऐसा चुनाव आयोग के द्वारा प्रयोग किया गया था। मैं अभी जिस मतदान केंद्र पर खड़ा हूं, देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में क्या कुछ माहौल रहा वोटिंग को लेकर, वो हमें बताएंगे। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, सत्ता की चाबी यूपी से ही होकर गुजरती है। 8 लोकसभा सीटों पर वोट आज डाले गए, क्या कुछ माहौल देखा आपने और किस तरीके से लोगों में उत्साह था वोटिंग को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सुमित, सत्ता की चाबी यूपी से होकर जाती है, दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। और निश्चित तौर पर यूपी में 9 जिलों की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। करीब 50% से ज़्यादा का मतदान अभी तक हो चुका है। करीब 6 बजे तक ये मतदान चलेगा, क्योंकि सभी शहरी इलाके हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके के नक्सल या फिर वैसी बेल्ट नहीं है जहाँ पर मतदान को पहले बंद किया जाना है। 6 बजे तक मतदान चलने वाला है। माना जा रहा है कि आंकड़ा 55 से 60 के बीच में पहुँच सकता है। 3 खास सीटें मैं आपको अगर संक्षेप में बताऊँ तो मुजफ्फरनगर, जहां पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आते हैं, साथ ही साथ जितिन प्रसाद जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पीलीभीत से, और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान की सीट रामपुर। ये वो 3 सीटें हैं जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर इन सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, कौन सी पार्टी अपना दमखम दिखाने वाली है। इन जो वीआईपी कह सकते हैं उम्मीदवार हैं, इनको लेकर क्या होने वाला है, क्या कुछ फैसला जनता ने किया है, इस बात का फैसला आपसे थोड़ी देर में हो जाएगा। यानी उनकी किस्मत की पेटियां बंद होने वाली हैं और ये फैसला होगा निश्चित तौर पर इन सीटों के आधार पर ही आने वाले दिनों में और जिलों में। और ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं चुनाव वोटिंग से जुड़ी हुई। लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बड़ा हादसा हुआ। नाव टूटने से 50 से 60 लोग नदी में डूब गए हैं। पत्थर सेनी मंदिर के पास यह बड़ा हादसा हुआ है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ ओडिशा की सीमा पर है नदी जहां यह हादसा हुआ। नाव टूटने से माफ कीजिएगा 50 से 60 लोग नदी में डूब गए। बड़ा हादसा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ है। नाव टूटने से 50 से 60 लोग नदी में डूब गए हैं। पत्थर सेनी मंदिर के पास यह बड़ा हादसा हुआ। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गोताखोरों की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। ये देखिए किस तरीके से रोते हुए बिलखते हुए लोग आपको नदी के किनारे पर नजर आएंगे। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। लोगों की भीड़ वहां पर लुक चुकी है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है इस दर्दनाक हादसे में। छत्तीसगढ़ ओडिशा की सीमा पर नदी है जहां नाव टूट जाने से 50 से 60 लोग नदी में डूब गए। बहुत बड़ा हादसा निश्चित तौर पर। नाव टूटने से 50 से 60 लोग नदी में डूबे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। रवि मेरी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। रवि, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, उड़ीसा में बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है महानदी, और इसी महानदी के उस पार रायगढ़ जिला और उड़ीसा के बरगढ़ जिला दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नदी के इस पार रायगढ़ जिला और नदी के उस पार बरगढ़ जिला, और बरगढ़ जिला में ही पत्थर सेनी देवी का मंदिर है। वहाँ हर दिन नाव में श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, देवी माँ के दर्शन करने जाते हैं। आज भी ऐसे ही आज दर्शन करने थे, लेकिन दर्शन करके वापस लौटने के दौरान उस नाव में 50 से 60 लोग थे, ऐसी जानकारी हमें मिली है। और इस दौरान जब नाव ओवरलोड हुआ या टूट गया, कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं कारण, लेकिन जब पानी भरने लगा तो नाव पलट गई, जिससे सभी लोग नदी में डूब गए। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का तो रेस्क्यू करके बचा लिया गया है, लेकिन कई लोग अभी भी लापता है, ऐसी जानकारी मिली है। और हमारे पास जितना इनपुट है उसके अनुसार जितने लोग थे उसमें से अभी 60 लोग रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जो में पड़ता है। रवि, जनहानि कितनी हुई है इस दर्दनाक हादसे में? जनहानि कितनी हुई है इसकी कोई जानकारी? क्या बच्चे भी इसमें शामिल थे? वैसे रोते बिलखते हुए बच्चे भी नजर आते हैं यहाँ पर। जनहानि की क्या जानकारी है रवि? देखिए, फिलहाल तो अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मौत की
जानकारी आ रही है हमारे पास और कुछ इंतजार करना पड़ेगा सुमित हमें कि और क्या इनपुट आता है वहां से। लेकिन बच्चे, श्रद्धालु, बड़े बुजुर्ग सबके सब मंदिर दर्शन करने गए थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। इस हादसे को लेकर बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल ही रहा है, लेकिन अभी जब तक पूरा इनपुट नहीं आया तब तक कुछ कहा जाना मुश्किल है। ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दर्दनाक हादसा छत्तीसगढ़ में हुआ है। नाव डूबने से 50 से 60 लोग नदी में डूबे हुए हैं। फिर से हम लौटेंगे लोकसभा चुनाव में लगातार हम देख रहे हैं वोटिंग जारी है। कई स्थानों पर बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है और छिंदवाड़ा की बात यहां पर हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ का कहना है कि जनता सच का साथ देगी। नकुल नाथ ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं। छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी और 44 साल हमने सेवा किया है, मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। और बीजेपी ने जिन बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है छिंदवाड़ा से, वो 2 बार कमलनाथ को चुनौती मैदान में दे चुके हैं। पिछले चुनाव में हार जीत का अंतर महज 37,000 वोट ही था। जिस तरह से इन चुनावों में नकुलनाथ का परिवार एक्टिव दिखा, उसी तरह बंटी साहू की मां और पत्नी भी चुनावों में सक्रिय एक्टिव नजर आई। अभी हमारे साथ में विवेक बंटी साहू हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कमलनाथ भावनात्मक अपील कर रहे हैं, 44 साल के रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं छिंदवाड़ा की जनता से। नकुलनाथ कहाँ है? नकुलनाथ भी हैं, कमलनाथ कहाँ है? उन्होंने क्या किया? नकुलनाथ जी तो आपसे बात भी नहीं कर रहे होंगे। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, कोई भी मीडिया वाला है, कोई भी सवाल जवाब कर सकता है, वो तो बात भी नहीं कर रहा है। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है। पूरे 5 साल में 5 काम तो कर नहीं पाए। अपने 20 कार्यकर्ताओं के नाम नहीं जानते। दीपक सक्सेना जी जो उनके साथ पहले दिन से, कमलनाथ जी के साथ पहले दिन से खड़े थे, जो हमारे आदिवासी नेता कमलेश साहब विधायक, हमारे छिंदवाड़े का बेटा विक्रम महापौर, जो सब उनके जो अपमानित करते हैं और जो उन्होंने आदिवासियों को कहा बिकाऊ और गद्दार। अरे हमारा आदिवासी तो इतना स्वाभिमानी है कि अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो 4-4 दिन वो घास की रोटी बना करके खाता है। उसको आप बिकाऊ और गद्दार कह रहे हो? तो ये विवेक बंटू साहू हैं जो बता रहे हैं, अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं कि वो क्या क्या करेंगे अगर यहाँ की जनता ने इन्हें जिताया तो कमलनाथ का परिवार बार बार ये कह रहा है कि सच का साथ देगी छिंदवाड़ा की जनता। ब्रजेश सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आपसे ही जानना चाहूंगा मैं कि आखिर सच है क्या छिंदवाड़ा का? सुमित, लंबे समय से मैं भी छिंदवाड़ा को कवरेज में कर रहा हूं और हर चुनाव पे जाता हूं, मगर ये इस चुनाव में समझ में नहीं आ रहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ हालांकि एक ही भाषा बोल रहे हैं, मगर वो सच है क्या? वो अब तक एक तरफ बीजेपी है जो कम्युनिकेशन के लेवल पे इतनी एक्सपर्ट है, एक एक चीज़ समझा रही है, बार बार बता रही है कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हमने ऐसे ये करेंगे, मगर कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों सिर्फ एक जुमले से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कमलनाथ भी यही कह रहे हैं कि सच का साथ देगी, नकुलनाथ भी यही कह रहे हैं सच का साथ देगी, मगर सच्चाई है क्या? सच्चाई ये है कि कमलनाथ ने विकास किया है, मगर विकास किया है तो वो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने विकास किया है। अब आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे क्या करेंगे जनता के लिए? क्यों एक ही परिवार का कब्जा लंबे समय तक सीट पर रहे? तो ये यदि सवाल बीजेपी उठा रही है तो उसका जवाब किसी के पास नहीं है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि जो वोटिंग टर्नआउट है, पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट छिंदवाड़ा का रहा था 82%। इस बार ही मुझे लगता है अच्छा खासा वोटिंग परसेंट होगा, मगर सबसे नैरो जीत का अंतर यदि कहीं था तो वो सिर्फ यहीं छिंदवाड़ा में था, 37,000 का। बाकी जो जितनी 6 सीटें हैं सब जगह, या हम 28 सीटों की बात करें तो सब जगह बीजेपी 4.5 लाख से अंतर से ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीती। सबसे छोटा अंतर यही था, यानी कि आप देख सकते हैं जीत का मार्जिन कितना कम हो गया। और इस बार जीत का मार्जिन क्या रहता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लगातार घटनाएं छिंदवाड़ा में हो रही हैं। जैसे आपने अभी मेयर का वीडियो दिखाया तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर कमलनाथ का विरोध कोई खुल के नहीं कर रहा है। मगर फिर भी हमारे सूत्र अभी भी कह रहे हैं कि कमलनाथ बहुत मुश्किल हालत में है। मुश्किल हालत में। ब्रजेश जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है कि आपने छिंदवाड़ा का विकास किया है, आपकी जिम्मेदारी थी।
आपने यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं कर दिया है जिससे कि बहुत ज्यादा बातें हो, हालांकि होती है, छिंदवाड़ा मॉडल की बात होती है, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, जनता ने आपको वहां से चुना है। ये अच्छी बात है कि आपने वहां पर बहुत ज्यादा विकास किया और देश में आपके मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है भाई साहब। हाँ, 44 साल से आप उस जगह पे काबिज हैं और सांसद हैं, आप सांसद रहे, आपकी पत्नी सांसद रही, आपका बेटा सांसद रहा, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। इसमें क्या किया, सारी सरकारी योजनाओं को वहाँ डाइवर्ट किया, मगर उसके आसपास और इलाके हैं। आप जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पूरे मध्य प्रदेश का विकास होना था, हालांकि वक्त कमलनाथ को कम मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट की भी बात हम कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में चुनाव होने हैं। पहले चरण में बस्तर में भी आज यहां चुनाव हुए। बेहद संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इस सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया है। तो बस्तर का चुनावी समीकरण आपकी टीवी स्क्रीन पर रहा। बस्तर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 विधानसभा सीट बीजेपी के पास हैं, 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बस्तर लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है, रिजर्व्ड है। 1996 तक कांग्रेस की परंपरागत सीट थी ये। 1998 2014 तक बीजेपी को जीत मिली। यहां पर कांग्रेस के दीपक बैज मौजूदा सांसद हैं। यहां से कवासी लखमा 6 बार बस्तर में विधायक रह चुके हैं। तो ये था पूरा बस्तर का सियासी समीकरण। अब आपको बता दें कि बस्तर में करीब 22 लाख की आबादी है, मगर सबसे बड़ी समस्या यहां पर है नक्सलवाद। आज भी बीजापुर में चुनाव ड्यूटी के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल हो गए। भैरमगढ़ के चेहका गांव के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। सहायक कमांडेंट की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो ये कहानी है बस्तर की। बस्तर को और करीब से जानेंगे, बस्तर की राजनीति को, बस्तर के इतिहास को और करीब से जानेंगे। ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद तो बस्तर में अभी भी है ही। देखिए सुमित, बस्तर वो इलाका है जहां चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। 2017 में एक फिल्म आई थी राजकुमार राव की न्यूटन। उस फिल्म में बताया गया था कि बस्तर में चुनाव कितना डिफिकल्ट होता है, कि चुनाव के लिए जाना पड़ता है दूर दराज के इलाकों में, वहाँ ना वोटर आते हैं, वोटर को निकाल के लाना पड़ता है, क्योंकि नक्सली का वहाँ पर राज चलता है। ये एकदम सच्चाई है कि कई इलाकों में जहाँ ना पुलिस जा पाती, ना प्रशासन के लोग जा पाते हैं, वहाँ राज चलता है नक्सलाइट का। वो बहिष्कार की घोषणा करते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं। आज भी देखिए वहाँ ब्लास्ट हुआ, आज भी वहाँ बहिष्कार के पर्चे किए गए, मगर उस सब के बावजूद भी पिछली बार भी वहाँ पे उस बस्तर में 66% वोटिंग टर्नआउट हुआ था, जो कि एक अच्छी खुशी की बात है। पिछले 2 दिनों से हम लोग लगातार अपने संवाददाताओं की खबरें दिखा रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके से लोगों में उत्साह है। जगदलपुर की बात करें, जगदलपुर में बहुत सारे पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पर, हालांकि शहरी इलाका है, मगर महिला कर्मचारी उन बूथ पर पूरा काम कर रही हैं, पूरे महिला ओरिएंटेड बूथ है वहाँ पर एक चैलेंज तो है ही। यही वजह है कि बस्तर की जो रायपुर की, छत्तीसगढ़ की जो 11 सीटें, उनमें सिर्फ एक में चुनाव हो रहा है, वही बस्तर में चुनाव करवाने के बाद चुनाव आयोग राहत की सांस लेगा। तो वहाँ बहुत चुनाव करवाना बहुत डिफिकल्ट है। उसकी 2 वजह है, क्योंकि डिफिकल्ट एरिया है वो, और वहाँ नक्सलाइट का कब्जा है, उनका बड़ा इलाका है। बिल्कुल नक्सलाइट एरिया है और बहुत चुनौती होती है। जिस तरीके से ब्रजेश जी बता रहे हैं कि बस्तर में चुनाव कराना एक बहुत चुनौती है। अनमोल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदलपुर से। अनमोल, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप? जिस तरीके से ब्रजेश जी भी कह रहे हैं कि बस्तर के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चुनाव करवाना बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल होता है नक्सलाइट एरिया होने की वजह से। हालांकि जगदलपुर में क्या कुछ माहौल देखा आपने और क्या सियासी समीकरण है जगदलपुर में? बिल्कुल सुमित, बहुत सही बात आपने कहा कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो बहुत ही संवेदनशील लोकसभा है। यहाँ लोकसभा चुनाव कराना आसान नहीं है, चाहे विधानसभा चुनाव। यही कारण है कि जब पहले चरण की वोटिंग छत्तीसगढ़ में हुई तो सिर्फ बस्तर लोकसभा में हुई, इकलौता मात्र जो है बस्तर है। एक अपडेट दे देता हूं मैं आपको सुमित, एक अपडेट आ गया है कि बस्तर में 5 बजे तक का जो आंकड़ा निकल कर आया है चुनाव आयोग की तरफ से, 63.41% वोटिंग हुई है। ये देखिए, ये अंतिम आंकड़ा होता है, चुनाव आयोग इसको और भी अपडेट करता है आगे चलकर, लेकिन जो एक अपडेट आंकड़ा जो आता है, जो हर 2 घंटे में चुनाव आयोग की तरफ से अपडेट किए जाते हैं, उसमें जो है 63.41% जो है यहाँ पर वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव में 66 कुछ प्रतिशत हुई थी, आपको याद रखना होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो चित्रकूट में हुई है,
73.49%। और सबसे कम जो हुई है, जहां पर आज नक्सलियों ने ब्लास्ट भी किया, जिसमें हमारे एक जवान जो है शहीद भी हुए, बीजापुर में 41.62%। तो देखिए इस तरीके से जो है अनमोल आपके पास दोबारा लौटता हूं, रिएक्शंस भी कुछ आए हैं वो भी सुन लेते हैं। बस्तर से बीजेपी के प्रत्याशी महेश कश्यप क्या कुछ कह रहे थे, आइए आपको सुनाते हैं। बस्तर के लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे और अभी मतदान करके मुझे बस्तर से भारी बहुमत से जिता करके भारत के लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देंगे। मुझे पूरा भरोसा है, बस्तर के लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे और अभी मतदान करके मुझे बस्तर से भारी बहुमत से जिता करके भारत के लोकतंत्र का मंदिर का तो बस्तर से बीजेपी के प्रत्याशी को आपने सुना, बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा को भी सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे थे वो। आज सबसे पहले तो मैं बस्तर के मतदाता भाई बहनों को, ऐसे लोगों को, बस्तर से मतदाता भाई लोगों को बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले और मैं बस्तर का आवाज दिल्ली में पहुंचा सके। बस्तर में विकास नहीं है, रेलवे नहीं है, या रेल हो या आवाजाही हो या पोलावरम का बड़ा मुद्दा है उसको लड़ सके। तो छत्तीसगढ़ से एक बार फिर से हम मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। बात होगी अब मंडला सीट की। मंडला सीट का सियासी समीकरण समझिए, ग्राफिक्स के माध्यम से मंडला सीट का सियासी समीकरण आपको समझाने की कोशिश यहां पर करते हैं। आदिवासियों के लिए यह सीट आरक्षित है, जी हां, रिजर्व्ड है आदिवासियों के लिए। 50% से ज्यादा मतदाता आदिवासी हैं यहां पर। पुरुषों से महिला मतदाता ज्यादा हैं, महिला वोटर्स ज्यादा हैं पुरुषों की तुलना में। 1996 से बीजेपी का दबदबा यहां पर रहा। 1996 से बीजेपी लगातार यहां पर जीतती आई है। फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार यहां से सांसद रहे। 2009 में कांग्रेस के बसोरी सिंह मसरा यहां से जीते थे। 2019 में एक बार फिर कुलस्ते ने बाजी मारी। बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस की तरफ से ओमकार सिंह मरकाम मैदान में हैं। देखने वाली बात होगी कि इस बार कौन बाजी मारेगा। चर्चा करने के लिए लगातार ब्रजेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे मंडला सीट को लेकर? फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़े नेता बीजेपी के चुनावी मैदान में यहाँ पर। सुमित, यदि मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें छिंदवाड़ा का सबसे यदि दिलचस्प समीकरण कहीं दिख रहे हैं तो वो इस मध्य प्रदेश की मंडला सीट पे है। मंडला सीट भी पूरी आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पे लंबे समय से फग्गन सिंह कुलस्ते लगातार जीतते आ रहे हैं। मगर एक बार फिर बता दें, इस बार उनका मुकाबला वहाँ 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम से है और फग्गन सिंह कुलस्ते अभी हाल में विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो वो एक अलग ही नेगेटिव मोड पे चल रहे हैं और मगर फिर उनको पार्टी ने भरोसा जताया और फिर टिकट दे दी है। और एक दिलचस्प बात और है कि ओमकार सिंह मरकाम वहाँ पर डायनेमिक नेता हैं, बहुत पॉपुलर लीडर है वहाँ पे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं, तो उनका कद बहुत बड़ा है। दूसरी बात यह है कि वो इलाका भी बहुत जागरूक है। हालांकि कहने को आदिवासी इलाका है, मगर पिछली बार वहाँ पे 77% वोटिंग टर्नआउट हुआ था, तो इस बार फिर उम्मीद है कि वहाँ वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा होगा और इस बार देखना है कि क्या फग्गन। अच्छा ब्रजेश जी, जब हम कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बातचीत कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि इस बार हम 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाले हैं, उसमें एक मंडला थी, उसमें एक मंडला का भी जिक्र वो कर रहे थे। तो क्या इसी वजह से वो मंडला पर भरोसा जता रहे हैं कि इस बार मंडला भी कांग्रेस जीतने वाली है, जो आप समीकरण बता रहे हैं? शायद मैंने जो समीकरण बताया उसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि पिछली बार जो 29 सीटों में जो जीत हार का अंतर था, तो सबसे नैरो सबसे कम अंतर छिंदवाड़ा था 37,000। उसके बाद यदि कोई कम अंतर था तो वो था 97,000 की जीत मंडला से हुई थी। तो 1 लाख से कम जीत वाले में सिर्फ 2 जगह थी, 29 में से मंडला और ये छिंदवाड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मार्जिन कितना कम रहा है। तो इस बार भी फाइट बहुत टफ है, मगर मैं बार बार कहता हूँ कि जो टफ फाइट होती है वो आखिर में बीजेपी के पक्ष में झुक जाती है, मगर फिर भी कुछ कहना मुश्किल है। यहाँ पर बहुत रोचक मुकाबला है। फग्गन सिंह कुलस्ते का लंबे समय से वहाँ इलाका है, लंबे समय से वो वहाँ के नेता बने हुए हैं और मरकाम भी वहाँ छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े लड़ाका नेता हैं, 4 बार से विधायक हैं, बीजेपी कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वो भी जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस मंडला सीट पे भी कांग्रेस उम्मीद से है। अच्छा ब्रजेश जी, जिस तरीके से आपने बात की कि जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं वो चुनाव हार कर आए हैं, तो माइंडसेट उनका थोड़ा सा मतलब जो मनोबल है गिरा हुआ होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव होता है मोदी जी के चेहरे पर।
तो इसको किस तरीके से बैलेंस्ड करेगी बीजेपी पार्टी कि एक तरफ फग्गन से कुलस्ते हारे हैं लेकिन मोदी जी हैं, उसका बल मिल रहा होगा कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर? नहीं, बिल्कुल। इस बार तो जो हारे को मोदी नाम का सहारा टाइप है, वो तो राम नाम का सहारे की जगह मोदी नाम का सहारा है। वो फग्गन सिंह कुलस्ते को इस बार फिर मोदी, पिछले दो चुनाव में भी यही हो रहा है कि हर बार मोदी जी की लहर में जीते हैं। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, नाराजगी बहुत है, क्योंकि इस पूरे इलाके में उनके परिवार के लोगों का ही माने बड़े बड़े पदों पर कब्जा है। तो स्थानीय आदिवासी नेता इस सबसे बहुत नाराज भी हों। जब वक्त आता है तो ऐसी चोट कर भी देते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में जब वो बिना मोदी के नाम के लड़े तो किस बुरी तरह से उनकी शिकस्त हुई। तो इस बार फिर उनके लिए मुश्किल की घड़ी है, मगर चूंकि आपने कहा है कि मोदी नाम का सहारा है तो निश्चित ही मोदी नाम का सहारा उनके पास भी है। और इस बार फिर लगता है मोदी नाम की नैया के सहारे कुलस्ते की नाव पार लगेगी, कुलस्ते की नाव पार लगेगी। तो कुल मिलाकर मंडला सीट पर भी कांटे की टक्कर होनी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीटें बची हुई हैं जिनका हम जिक्र कर लेंगे। जबलपुर सीट की बात कर लेते हैं। जबलपुर सीट पर भी मतदान हुआ। महाकौशल की अहम सीट पर सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प है। जी हां, जबलपुर सीट की मैं बात कर रहा हूं। बीते कई चुनाव से यह बीजेपी का गढ़ है। इस बार बीजेपी से नया चेहरा आशीष दुबे हैं यहां पर। तो कांग्रेस से दिनेश यादव की किस्मत का फैसला जनता कर रही है। जबलपुर का सियासी समीकरण जानिए। 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं यहां। 2019 में 69% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ था। बीजेपी के राकेश सिंह को 65% वोट मिले थे। कांग्रेस को सिर्फ 29% वोट यहां पर हासिल हुए थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो वोटिंग फीसदी हम आपको बता रहे हैं। वोटिंग के वक्त बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, वो आपको सुनाते हैं। पहले बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे वोट करने के लिए आए हुए हैं और निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए भी, पार्टी के लिए भी। पहली प्रतिक्रिया आपकी? आज सबसे पहले तो मैं सभी से अपील करूंगा कि आज सभी लोग मतदान आवश्यक रूप से करें। ये हमारा नैतिक दायित्व है और राष्ट्र धर्म है कि मतदान ज़रूर करें। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने काम किए हैं, हमारे पास नेतृत्व है, मोदी जी जैसा नेतृत्व है, हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिले, मोदी जी को इस जनता का भरोसा और विश्वास कायम रहे उन पर, और मुझे भी आशीर्वाद मिले। चुनाव प्रचार में कोई कमी तो नहीं रहेगी? नहीं, कोई कमी नहीं। पूरे प्राण से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ने पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आशीष दुबे जी जिन्होंने आज वोट डाला है और अपील की है जनता से भी कि वो भी वोट डालने जरूर आए। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो संस्कारधानी की सियासत को समझ लेते हैं। ब्रजेश राजपूत जी लगातार हमारे एडिटर इन चीफ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। ब्रजेश जी, पिछली बार का चुनाव तो एक तरफा हम कह सकते हैं क्योंकि 65% वोट राकेश सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी को मात्र 29% वोट। किस तरीके से देखते हैं लेकिन आप 2024 के लोकसभा चुनाव को संस्कारधानी में जबलपुर में? देखिए, जबलपुर मेरा भी शहर है, तो मैं जबलपुर की राजधानी तो वहाँ की आबो हवा, वहाँ के लोगों के स्वभाव को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ। तो जबलपुर लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है और हालांकि आज़ादी के बाद यहाँ लंबे समय से कांग्रेस ने राज किया है। सेठ गोविंद दास और उनके परिवार के लोगों का कब्जा रहा, मगर जब एक बार जनसंघ खड़ा हुआ और बीजेपी खड़ी हुई तो उसके बाद तो फिर यहाँ कोई टिका ही नहीं। और हालांकि 77 में यहाँ से शरद यादव भी जीते, तो जबलपुर को विद्रोहियों का शहर कह सकते हैं। मगर इस समय तो बीजेपी ने ऐसा कब्जा कर रखा है कि राकेश सिंह पिछले 3 बार से यहाँ से सांसद रहे, जिनके इस बार टिकट नहीं मिली है। इस बार मुकाबला रोचक इसलिए कि इस बार दोनों प्रत्याशी एकदम नए हैं और जैसे कि पिछली बार जो जीत का जो फर्क था, तो सबसे बड़ा फर्क मार्जिन यही था। तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा वोटों से बीजेपी ने यह जीत हासिल की, जबकि उसके सामने विवेक तनखा सरी के कद्दावर नेता थे राकेश सिंह ने, मगर उनको बड़ी शिकस्त दी थी। और एक बार और बता दूं आपकी कि हमारे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी जो सास हैं यानी उनकी पत्नी की माँ जयश्री बनर्जी, वो भी एक बार यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। तो जनसंघ का बड़ा गढ़ रहा है और बड़ा काम भी किया है लोगों ने यहाँ पे, और बहुत अच्छी नेटवर्किंग है। और यही वजह है कि जबलपुर की सीट में लंबा मार्जिन निकलता है। तो इस बार देखना है कि ये मार्जिन 5.5 लाख से कम होगा या और बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। जेपी नड्डा जी का ससुराल भी है, संस्कारधानी बीजेपी का गढ़ है। देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, लेकिन और भी कुछ सीटें हैं उनका भी जिक्र करना जरूरी है। सीधी की बात कर देते हैं। सीधी सीट की बात करें तो सीट का नाम जितना सीधा है उतनी ही टेढ़ी मेढ़ी यहाँ की सियासी तासीर है।
2019 में बीजेपी की रीति पाठक जीती। रीति पाठक विधायक हैं, लिहाजा पार्टी ने नए चेहरे राजेश मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा और कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल चुनावी मैदान में हैं। दो हाथ कर रहे हैं चुनावी मैदान में। सियासी समीकरण देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर आपके। 2019 में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। 2019 में बीजेपी की रीति पाठक जीती। कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल मैदान में हैं। बीजेपी ने नए चेहरे डॉक्टर राजेश मिश्रा को यहां पर मौका दिया है। तो सीधी की सियासत जितनी सीधी आपको नजर आती है वैसी बिल्कुल है नहीं। ऐसा क्यों है ये हमें समझाएंगे हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी। ब्रजेश जी क्या कुछ कहेंगे सीधी की सियासत को लेकर? नहीं, सच आपने बहुत अच्छा बोला कि सीधी नाम जितना सीधा है वहाँ की सियासत उतनी ही टेढ़ी मेढ़ी है। और ये वो इलाका है मध्य प्रदेश का दूरस्थ इलाका जहाँ पे एकदम जातिवादी राजनीति का एकदम बोलबाला है। चाहे रीवा की बात करो, सीधी में तो जातिवादी राजनीति का ज़बरदस्त कब्जा होता है। मगर इस बार यहाँ मुकाबला बड़ा कड़ा है। कांग्रेस ने जिस तरीके से कमलेश्वर पटेल को मैदान में उतारा है, हालांकि कमलेश्वर पटेल की जो पिताजी हैं यहाँ लंबे समय से उनका बड़ा राज रहा है और उन्होंने बहुत लंबे समय तक यहाँ पे 2 बार सांसद भी रहे और लंबे समय तक यहाँ के विधायक भी रहे यहाँ की किसी विधानसभा में। मगर इस बार पिछली बार जिस तरीके से रीति पाठक ने यहाँ जीत हासिल की थी उसके बाद से लग रहा है कि बीजेपी फिर यहाँ पे बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि जिन राजेश मिश्रा को यहाँ से टिकट मिली है वो एक बार यहाँ से बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। तो मगर यहाँ पर मुकाबला बेहद रोचक है। देखना ये है कि जो सीधी की जो सीट है इस बार उसका मार्जिन क्या रहता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे 3.25 लाख से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी और यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज था वो भी 70 के आसपास था। तो इस बार देखते हैं वोटिंग परसेंटेज का असर जीत के उस पर मार्जिन पर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और सीधी से कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने क्या कुछ कहा है इस चुनाव को लेकर, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं एक बार। लोकतंत्र के महापर्व में सभी सम्मानित मतदाता साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि मतदान करने जरूर जाए, क्योंकि एक मत आपका लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। आगे बढ़ते हैं, बालाघाट सीट का जिक्र कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की ऐसी सीट जहां नक्सलवाद की छाया है। इस सीट पर 1998 से बीजेपी का कब्जा है। एक बार सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने इस नए चेहरे को मतलब भारती पारधी को उतारा है चुनावी मैदान में, तो कांग्रेस से सम्राट सारस्वत चुनावी मैदान में है। बालाघाट का सियासी समीकरण भी देख लीजिए। 1998 से सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने ढाल सिंह बिसेन मौजूदा सांसद बीजेपी के 2019 में कांग्रेस के मधु भगत को हराया उन्होंने। बीजेपी से भारती पारधी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से हैं सम्राट सिंह सारस्वत प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से। तो क्या कुछ कह रहे हैं दोनों ही प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस के, पहले वो सुनते हैं फिर करेंगे विस्तार से चर्चा बालाघाट पर। निश्चित तौर पर बहुत उत्साह जिस तरीके से मैं बूथों पे गई मतदाताओं में है तो उनको देखकर मेरा भी उत्साह 4 गुना हो गया है कि इतना आशीर्वाद बालाघाट की जनता मुझे देगी। उनके फेस से उनके वोट देने के भी जो आए हैं उत्साह से समझ में आ रहा है। तो मैं तो सच में देकर इतना अपूर्व आशीर्वाद और स्नेह देकर मुझे बालाघाट की जनता दे रही है, मैं सदा इन सबकी ऋणी रहूँगी। एकदम 1001% आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अकेली यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भारती पारधी नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीट जीत रहे हैं। इस बार हमारे मतदाताओं ने बिल्कुल सोच के रखा है कि सरकार पलटना है। बहुत हो गया, इनकी तानाशाही बहुत हो गई, इनके झूठे वादे बहुत हो गए। तो अभी पूरे मतदाता उत्सुक होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। तो बालाघाट ने भी राजनीति को कई बड़े चेहरे दिए। दिग्गज चेहरों से बालाघाट सजा हुआ है, सुसज्जित है। इसकी सियासत को समझेंगे। ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव बालाघाट में, किस तरीके से देखते हैं आप? बालाघाट के कागजों पे समझे तो बालाघाट में कांग्रेस बहुत मजबूत हालत में है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर 8 विधानसभा सीट में 4 और 4 बीजेपी कांग्रेस दोनों के पास है। मगर एक दिलचस्प ये देखिए कि यहाँ पे जो 2 लोग होते हैं दोनों एकदम नए हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी वो वहाँ बालाघाट की पार्षद हैं और उनको सांसद की टिकट मिली है। और ये जो सम्राट सरस्वार हैं वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो दोनों नए लोग हैं, पहली बार आमने सामने हो रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर पिछली बार 2.5 लाख की जीत हुई थी बीजेपी ने। बीजेपी में हमेशा बड़े बीजेपी के नेताओं का गढ़ था। प्रहलाद पटेल यहाँ चुनाव लड़ चुके
हैं, गौरी शंकर बिसेन यहाँ से सांसद रह चुके हैं और ढाल सिंह बिसेन यहाँ से सांसद रह चुके हैं। प्रहलाद पटेल भी दो या तीन बार यहाँ से 2 बार सांसद रहे यहाँ पे। तो ये इलाका भी बीजेपी का गढ़ है, मगर चूंकि यहाँ भी ट्राइबल आबादी बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, तो कांग्रेस के कुछ इलाकों में ऐसी पैठ है जिसको अभी तक बीजेपी तोड़ नहीं पाई है। तो यहाँ के चुनाव पर भी बड़ी नज़र है कि बीजेपी यहाँ कितना मार्जिन जीत के ले जा पाती है या कांग्रेस इस बार कितना जो पिछली जीत का अंतर था उसको पाट पाती है। मगर निश्चित ही दोनों उम्मीदवार बेहद दिलचस्प हैं और दोनों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। अच्छा चुनाव होगा, कांटे की टक्कर होगी। बालाघाट के बाद अब बात शहडोल की हो जाए। शहडोल लोकसभा सीट कई मायनों में इस बार बेहद रोचक है। ये वही सीट है जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम रहे अजीत जोगी चुनाव हार चुके हैं। इस बार बीजेपी ने हिमाद्री सिंह को यहां से टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने फुंदेलाल मार्को को प्रत्याशी बनाया है। खास बात यह है कि इन दोनों ही नेता के घर में सिर्फ 500 मीटर का अंतर है। जी हां, पड़ोसी हैं ये आपस में। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, शहडोल की सियासत को। ब्रजेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे शहडोल की सियासत को लेकर? इस बार का चुनाव क्या कांटे की टक्कर या एक तरफा होगा? ये तो वक्त बताएगा, मगर हम पिछले उस पर बात करें तो यहाँ पिछले बारी बहुत ज़बरदस्त जीत का अंतर था। तकरीबन 4 लाख की जीत बीजेपी ने हासिल की थी और 60% वोट से बीजेपी के पास चले गए थे। और जो हिमाद्री सिंह है पहले एक बार कांग्रेस में भी रह चुकी हैं, मगर पिछले 2 बार से ये जीत रही हैं और इस बार फिर बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। और ये उस परिवार की हैं जहाँ इनकी माँ और इनके पिताजी लगातार सांसद रहे हैं, तो मगर वो कांग्रेस से जुड़े हैं, इन्होंने पाला बदला है। और फुंदेलाल मार्को जिनको उतारा है उस पूरे इलाके में दरअसल शहडोल में सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस के पास है, जो फुंदेलाल मार्को को, और फुंदेलाल मार्को को कांग्रेस ने फिर टिकट देकर इनके सामने उतारा है। तो मुकाबला तो यहाँ भी दिलचस्प है, आदिवासी इलाका है, आदिवासी वोटर बटे हुए हैं, मगर दोनों प्रत्याशी बहुत रोचक हैं। और यहाँ भी चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में अंतर बहुत था, मगर देखना है कि फुंदेलाल मार्को कितना अंतर को पाट पाते हैं। निश्चित तौर पर जो जिन सीटों के सियासी समीकरण हमने आपको समझाया, विस्तार से चर्चा की, हमारा वादा है आपसे, दावा है आपसे कि हर खबर विस्तार से होगी, वैसा ही हम कुछ करते हुए नजर आए हैं। देखने वाली बात होगी, सभी सीटों पर राजनेताओं के अपने अपने दावे हैं, किसके दावे में कितना दम होगा ये 4 जून को साफ हो जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखते रहिए विस्तार न्यूज, पल पल की अपडेट के लिए, चुनाव के लिए बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ा दिन है। पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है। वोटिंग का दौर जारी है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं। आज तक कितना वोट में नहीं जीता, उतना वोट में मैं जीतूंगा। 7 बजे से मतदान हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी।